हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम एसएससी CHSL 2025 की 18 नवंबर 2025 शिफ्ट 2 का रिव्यू करने वाला हूँ। ये मैं खुद पेपर देकर आया हूँ और मैं जहाँ पेपर देकर आया हूँ वो सेंटर कैसा था से लेकर के कि पेपर कैसा रहा, सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने थंबनेल में लिखा है कि नो क्वेश्चन डिस्कस, और इसकी ज़रूरत भी नहीं, वो आपको आगे पता चल जाएगा ऐसा मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि पेपर पहले सेंटर कैसा रहा। तो जो है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। जब स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन रहता तो मैंने दिल्ली NCR बुक किया था अपना स्लॉट, और आज ही की डेट करी थी, मतलब यही 18 नवंबर 25 की डेट मैंने बुक करी थी। और सेकंड शिफ्ट तो ये तो मुझे मिल गया, इनकी मेहरबानी है भाई कि इनको जो भरा था वही दे दिया इन्होंने। और दिल्ली NCR में भरा था, तो मेरा जो सेंटर आया था वो आया था नोएडा आदर्श परीक्षा केंद्र सेक्टर 80। ठीक है, सेक्टर 80। और मेरा जो घर है वहाँ से ये लगभग 2.5 आवर्स की दूरी पर है। ठीक है, मेट्रो से बता रहा हूँ ये रास्ता। तो अब जो भी जिसका भी ये सेंटर पड़ा है, तो पहले मैं आपको एक बता देता हूँ शॉर्ट में कि आप कैसे जा सकते हैं वहाँ पे। तो आप कहीं से भी हो तो आप सीधा मेट्रो ब्लू लाइन, मतलब कहीं से भी जैसे भी आप आ रहे हैं तो ब्लू लाइन पर सेक्टर 51 पड़ता है, सॉरी सेक्टर 52, सेक्टर 52 नोएडा। सेक्टर 52 नोएडा के नाम से वहाँ पर वो होगा स्टेशन, मेट्रो स्टेशन। तो आपको वहाँ जाना है। वहाँ से उतर के आपको क्या करना है, बस वहाँ से उतर कर ही आपको वैसे ई रिक्शा वहीं मिल जाएंगे, वो आपको खींच कर ही ले जाएंगे अपने, वो मतलब गेट में घुस जाते हैं। तो वहाँ पे ई रिक्शा में बैठना, वो 50 रुपये लेगा आपसे और वहीं पर सीधा गेट के पास उतारेगा। ये सबसे आपका ईजी मेथड हो जाएगा वहाँ पर जाने के लिए। ठीक है, वहीं पर उतारेगा आदर्श परीक्षा केंद्र पर। ठीक है, ये तो आपको सबसे इजी मेथड हो गया। अब जो है, आप वैसे अगर जा सकते हैं तो और कैसे जा सकते हैं, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्टर 52 तो आपको उतरना ही है। सेक्टर 52 से उतर के आपको ब्लू लाइन से उतर के यहाँ पर आपको एक्वा लाइन के लिए चेंज करना है। सेक्टर 51 में जाना है। थोड़ा आपको वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब वॉक करके जाना पड़ेगा सेक्टर 51 में। फिर वहाँ पर आपको अलग से वो लेना पड़ेगा, वहाँ की टिकट जो होती है एक्वा लाइन की, वो टिकट लेनी पड़ेगी, वो आपको 20 रुपये की पड़ेगी। और वो 4 स्टेशन बाद आपको सेक्टर 81 पर उतारेगी। आप सेक्टर 81 में उतर के या तो आप 20 से 25 मिनट्स की वॉकिंग करके आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं आदर्श परीक्षा केंद्र, वरना आपको सेक्टर 81 से भी ऑटो मिल जाएगा। वो भी आपको लगभग, वैसे नॉर्मल फेयर तो 20 रुपीज़ ही लगता है वहाँ से, लेकिन अब जब पेपर है तो फिर वो भी अपना रेट ऐसे ही, मतलब 40 रुपये के आसपास लेंगे आपसे। तो फिर आपको सबसे ईजी रहेगा कि आप सेक्टर 52 से ही डायरेक्ट ऑटो ले लें और 50 रुपये में आप सीधा वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कि आप कैसे पहुँच सकते हैं। बात कर लेते हैं कि कैसा सेंटर रहा। तो आदर्श परीक्षा केंद्र ये जो था मेरा SSC CGL का जो मेरा सेंटर था वो भी सेम सेंटर पड़ा था मेरा, और वो हालांकि फर्स्ट शिफ्ट था और ये मेरा सेकंड शिफ्ट था। तो सेकंड शिफ्ट में इजी रहा मेरे को जाना। और जो फर्स्ट शिफ्ट में जाना इजी नहीं था, मतलब सुबह सुबह बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता मैं टाइम पर। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैं मेरी मतलब एक रिलेटिव का घर था, तो फिर मैं वहीं नोएडा में रुक गया था। तो फिर अगले दिन मैं सुबह वहाँ से चला गया। तो ये तो हो गया कि कैसा था CGL वाला। अब तो जो सेंटर था भाई, सेंटर आपका आदर्श परीक्षा केंद्र, जो भी गए होंगे वो मेरी बात से अग्री करेंगे कि ये नंबर में इसको अभी तक मेरे हिसाब से जितने भी सेंटर में देकर आ चुका हूँ, एक नंबर सेंटर है, बिल्कुल बहुत बढ़िया सेंटर है। क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी ऐसी असुविधा नहीं हुई है मुझे। ठीक है, पर्सनली ऐसे मुझे कोई असुविधा नहीं हुई है। वहाँ का स्टाफ भी बहुत ही कोऑपरेटिव था, वहाँ का इन्विजिलेटर भी बहुत अच्छा था, वहाँ के जो बायोमेट्रिक्स कर रहे थे वो भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो बस वहाँ पे जैसे ही एंट्री होकर के अच्छे से चेकिंग हो रही है वहाँ पर कि कोई भी कुछ ले जा नहीं सकता है। चेकिंग करने के बाद वो अंदर लेके गए, अंदर नीचे भी 2-3 बार और चेकिंग हुई है। चेकिंग होने के बाद फिर आपको चेकिंग होती है, फिर ऊपर जाते हैं। आपको पहले बायोमेट्रिक से पहले वॉशरूम या फिर पानी पीने के लिए अलाउ कर देते हैं, लेकिन उसके बायोमेट्रिक्स के बाद अलाउ नहीं होता है ये जाना। तो आप वहाँ पे जैसे आपका बायोमेट्रिक्स हो जाएगा आप अपनी सीट पे बैठ जाइए। जब तक आपका पेपर स्टार्ट नहीं हो तब तक आप आसपास से बात करते रहते, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, बात तो करोगे ही। ठीक है, ऐसे चुप थोड़ी ना बैठ जाओगे। तो जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा वैसे आपको गर्दन भी नहीं हिलानी है। ठीक है, तो ये आपको कुछ प्रिकॉशन वहाँ पर लेने हैं जैसे पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद तो पेपर आपको आदर्श परीक्षा केंद्र बहुत ही बढ़िया है सेक्टर, लेकिन थोड़ा सा दूर पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। और वहाँ पर कोई भी ऐसा इशू देखने को नहीं मिला था कि बीच में ही कंप्यूटर बंद हो रहा है। मेरा पर्सनली इशू नहीं हुआ था कि मैं जिस लैब में बैठा था तो मेरे आसपास का भी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे बाहर निकल के आते हैं ना तो फिर एक दूसरे से पूछते हैं, तो फिर कोई बता रहा था कि उसकी जो लैब में उसमें किसी का एक वो बंद हो गया था शायद CPU,
या जो कंप्यूटर था या फिर उसका पेपर थोड़ा सा 1-2 मिनट की देरी हुई होगी, तो हमारा सबका पेपर हो गया था और फिर उसका 1-2 मिनट उसको अभी भी बच रहे थे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात इस बार क्या हुई है CHSL के पेपर में कि जैसे हमारा पेपर हो गया, हमारा पेपर हो गया था 2:30 पर हो गया, तो फिर बस उन्होंने तभी बोल दिया कि जाओ अपना एग्ज़िट मतलब वो करा लो, मतलब फाइनल जो अटेंडेंस होती है एग्ज़िट वाली अटेंडेंस करा करके, और आपको बैठना नहीं है कि जब सबका पेपर हो जाएगा तभी आपको निकालने देंगे। आपका जैसे हमारा पेपर हो गया था, बायोमेट्रिक्स हो गया था, वहाँ पर वेरीफाइड लिखा आ गया था अपनी जो वो काट के देते हैं स्लिप एडमिट कार्ड में से, तो अब होके फिर आप बाहर जा सकते हैं। तो मतलब आपका टाइम वेस्ट वहाँ पर नहीं होता है। तो 2:30 बजे पेपर है, तो मतलब आप 2:35 तक आप बाहर होते हो, ठीक है। तो ये आपका बढ़िया से हो गया था इस वाले सेंटर पे। अब बात कर लेते हैं कि पेपर थोड़ा सा कैसा आ रहा है। पेपर में जैसे कि आपको पता है कि 4 सेक्शन है। इंग्लिश, आप पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश जो है वहाँ पर जो भी आपको सिलेबस में देखने को मिलता है ना, एक्टिव पैसिव है ना, एक्टिव पैसिव, जो मेरी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ उसमें देख रहा हूँ, जो एक्टिव पैसिव से थे वो थोड़े से क्वेश्चन आ रहे थे अच्छे, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन थे। 3 से 4 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव थे, लेकिन वो पैसिव के जो क्वेश्चन थे वो बड़े बड़ी स्टेटमेंट में आ रहे थे क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने पढ़ रखा है जैसे नॉर्मल ऊपर से पढ़ रखा है, क्योंकि बहुत तो फिर आप कर सकते हैं। और क्योंकि जो है ऑप्शन भी है ना वो भी बहुत लंबे लंबे हैं, क्योंकि देखो 2 लाइन का अगर आपको मिल जाएगा कि अगर आपको 2 लाइन का एक स्टेटमेंट मिल गया उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो आपको वही 2 लाइन के स्टेटमेंट आपको 4 बार पढ़ने पड़ेंगे जो ऑप्शन में लिखे होंगे, है ना। और भी थोड़ा सा जहाँ गलत हो तो फिर वहाँ पर गलत होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। तो फिर ऐसा आपको इंग्लिश में ऐसा हो गया एक्टिव पैसिव है, जितने भी आपको सिनोनियम एंटोनियम देखने को मिलते हैं। इनकरेक्टली करेक्ट स्पेलिंग है, मतलब इनकरेक्टली और करेक्टली स्पेलिंग जैसे होती है वो वाली स्पेलिंग भी आपको मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि आपको 4 स्पेलिंग दे दी इसमें से बताओ कि कौन सा स्पेलिंग है, ये भी स्टेटमेंट में है। ये भी आपको 4 स्टेटमेंट दी गई और चारों स्टेटमेंट अलग अलग है, तो आपको चारों ही पढ़नी पड़ेगी स्टेटमेंट कि उसमें से कौन सा वर्ड जो है वो गलत दे रखा है। तो ऐसा करके इंग्लिश थोड़ा लेंथी में बोल सकता हूँ जो भी हालांकि इससे पिछली शिफ्ट में जैसा कि मेरे को सुनने में आया कि जो वहाँ पर पिछली शिफ्ट में पैसेज आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन वहाँ पर पैसेज आपको नहीं देखने को मिला मेरी शिफ्ट में। वहाँ पर क्लोज टेस्ट आया था और क्लोज टेस्ट में भी 3 क्वेश्चन तो आसानी से हो गए थे, लेकिन जो 2 क्वेश्चन थे उसमें ऑप्शन कन्फ्यूज्ड, मतलब ऑप्शन जो थे वो कंफ्यूज कर रहे थे, मतलब बहुत ही सिमिलर ऑप्शन थे, तो फिर इसलिए कंफ्यूजन थी। वरना वो भी फिर मतलब बाकी तुक्का ही मान लो, है ना, जो अपने दिल को अच्छा लगा वो मार के आ गया मैं। तो ये आपकी इंग्लिश हो गई है। तो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, थोड़ी सी लेंदी है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा आप उतना ही अच्छे से पेपर कर पाएंगे। इंग्लिश के बाद मैं बात करता हूँ जीके की। अब जीके के मुझे कोई भी क्वेश्चन डिस्क्लोज करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उन सब से क्वेश्चन आया है मेरी शिफ्ट में। और उसके बाद जो आता है करंट अफेयर से भर के क्वेश्चन आए हैं। स्टैटिक जीके से भी भर के क्वेश्चन, मतलब स्टैटिक जीके में भी वही अपना डांस हो गया और कौन से होते हैं, डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, और आपका डांस फेस्टिवल करके से क्वेश्चन आया था। और हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी इन सब से क्वेश्चन आ रहे हैं और करंट अफेयर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो करंट अफेयर की मात्रा बहुत अच्छी है, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन आए होंगे मेरी शिफ्ट में, ठीक है। हिस्ट्री पॉलिटी कौन सा हो गया, कौन सा इकोनॉमिक्स रह गया था कोर सब्जेक्ट, तो वो है। बाकी आप समझदार हो ही कि क्वेश्चन बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे। एनालिसिस बस आपको ये सब्जेक्ट इन सब से क्वेश्चन आ रहे हैं, अब क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। समझदार को इशारा काफ़ी है। बाकी अब जो है जीके के बाद हम चलते हैं मैथ्स की तरफ। मैथ्स जो है मैथ्स में क्या हो रहा है, मैथ्स में जो है मैथ्स का जब आप ये भरते हो ना CHSL का फॉर्म, वहाँ पे लिखा रहता है कि बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स आपकी पूछी जाएगी इस पेपर में। और जो कि पूछ भी रहे हैं भाई, अच्छी बेसिक अरिथमेटिक स्किल में अच्छी अरिथमेटिक स्किल पूछी जा रही है, मतलब कैलकुलेशन आपकी बढ़िया होगी तब आपको फ़ायदा मिल जाएगा, चाहे वो SICI हो, चाहे वो आपका SICI के अलावा और क्या हो गया पता है। और जो है ना एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एडवांस मैथ से SICI के बाद परसेंटेज, ठीक है, इससे भी अच्छे जो है वो तगड़े क्या बोलते हैं, अच्छी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपका टाइम कंज्यूम करेंगे। क्वेश्चन ईजी है लेकिन आपका कैलकुलेशन की वजह से टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। एडवांस मैथ्स भी अच्छे से पूछी जा रही है। एडवांस मैथ्स में भी जैसे आपका ट्रिगोनोमेट्री हो गया क्वेश्चन, एडवांस मैथ्स में और कौन कौन से आते हैं, प्रोबेबिलिटी से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जो कि मेरे से नहीं हुआ था, ठीक है। तो एक बढ़िया क्वेश्चन आया था प्रोबेबिलिटी का, ट्रिगोनोमेट्री से भी मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। और जो है ये कौन सा है, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आ रहा है एडवांस मैथ्स में। और ट्रिगोनोमेट्री और क्या आता है एडवांस मैथ में, आता है मेंसुरेशन।
मेंसुरेशन से भी मुझे 2 क्वेश्चन शायद देखने को मिले थे, 2 था या 1 था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन मेंसुरेशन से क्वेश्चन था। वो कुछ एरिया वेरिया निकाल के, कुछ टाइल्स वाइल्स का एरिया निकाल के ऐसे कुछ था, वो करना था। और एवरेज आता है ना अरिथमेटिक स्किल में भाई, एवरेज से भी एक बहुत ही तगड़ा बन रहा था क्वेश्चन, कैलकुलेटिव बहुत ही तगड़ा, तीन डिजिट के कुछ थे और समथिंग कुछ वेटेड एवरेज समथिंग क्वेश्चन था, और 3 डेसिमल वाले थे, है ना। यहाँ पे डेसिमल वाले 3 नंबर दे रखे थे, और फिर 3 नंबर भी वो सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं थे, तो आप सिंपल रेशियो निकाल के जो भी आपको मेथड रहता है वैसा है, लेकिन जो था मेन पॉइंट है कि कैलकुलेटिव था, ठीक है, कैलकुलेटिव था। इसका मतलब और पिछली शिफ्ट में भी मुझसे पहले की जो शिफ्ट है 17-18 जो भी, मतलब मेरे से 18 से पहले जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उसमें से भी जो मैथ्स वो कैलकुलेटिव मुझे सुनने में आ रही है, तो कैलकुलेटिव तो थी, ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैथ्स इज कैलकुलेटिव, तो आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया नहीं है तो आपको टाइम ज़्यादा अगर मैथ्स के लिए बच जाए तो फिर आपको वही आपका पेपर, फिर वही बात हो जाएगी कि टाइम बच रहा है तो आप इजीली कैलकुलेशन कर पाएंगे ज़्यादा टाइम में भी। तो आपको सबसे ज़्यादा जो काम करना है वो आपको करना है कि टाइम मैनेज आपको करना है, ठीक है, टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट की मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको कि आप कैसे कर सकते हैं, मतलब जो मैंने किया था और मेरा अच्छा खासा टाइम बचा। और आप पहले रीजनिंग की तो बात कर लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट बताता हूँ अभी। टाइम मैनेजमेंट आपका हो ही जाएगा क्योंकि पेपर जो है रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग जो भाई ईजी होता है ना, ईजी से मॉडरेट लेवल होता है, वैसा मैं मॉडरेट नहीं लिखना चाहता, तो बस ईजी आ रही है, ठीक है। अब मॉडरेट लिखूँ ना लिखूँ ये मैं हिचकिचाया इस वजह से क्योंकि जो है 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे, जैसे कि सीरीज़ वगैरह के जो क्वेश्चन हो गए और वो मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन हो गए, वो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ईजी मतलब लॉजिक उनका ईजी रहता है, जो आप डिफरेंस करके मेथड निकालते हैं ना वैसे आपको वो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी ऐसा सीरीज़ का क्वेश्चन आ रहा है अगर आपकी शिफ्ट में, तो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस मेथड से, डिफरेंस मेथड आप ज़रूर ट्राई करना, वरना आप जैसे मान लो कोई भी एक सीरीज़ है, मान लो सपोज़ के लिए आपको ऐसी सीरीज़ दे रखी है 2 4 6 8 और 10, ठीक है। आपको क्या लग रहा है आपको कि 2 का टेबल है ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका ऐसा 2 का टेबल है, तो आपको ऐसी सीरीज आएगी कि आपको लगेगा कि ऐसा 2 का टेबल है, लेकिन आप और आपका आंसर भी आएगा 2 का टेबल पढ़ने से, ऑप्शन में आंसर नहीं होगा, समझे। तो फिर आप क्या करना कि आप इनका डिफरेंस निकाल करके जो 2 2 2 2 2 करके डिफरेंस होएगा, और वो शायद आपका कुछ एपी में हो सकता है या वो डिफरेंस आपका कुछ प्राइम नंबर में हो सकता है, वो आपको बाद में पता चल जाएगा, लेकिन जो है आप सीरीज़ के क्वेश्चन को डिफरेंस मेथड से डेफिनेटली वो आपको हेल्प मिलेगी वो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वो आप ज़रूर ट्राई करना उसको। और जो मिसिंग नंबर है वो फिर आपको एवरेज सबसे ज़्यादा उसमें मिसिंग नंबर में काम करता है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट थर्ड का एवरेज हो गया, या फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का क्यूब करके दोनों का स्क्वायर करके हो गया, या फिर समथिंग जो मिडल वाला नंबर रह जाता है इनका स्क्वायर का सम हो गया या क्यूब का सम हो गया, एक का क्यूब एक का स्क्वायर करके ऐसे आप ऐसे क्वेश्चन को लास्ट के लिए बचा सकते हैं, ठीक है। और इजीली आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, 22 क्वेश्चन इजीली आपके हो जाएंगे रीजनिंग में बहुत ही आसानी से, एक ही बार में, पेन भी कम ही उठाना पड़ सकता है आपको, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन, वो आपको डेफिनेटली कंफ्यूज कर सकते हैं, मुझे भी किए थे, तो फिर मैं तो अपने हिसाब से तुक्का मार कर आ गया हूँ। अब बाकी वो सही होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बाकी देखते हैं जब रिजल्ट आएगा तब बात करेंगे उसको, है ना। तो यहाँ तक आपको हो गया रीजनिंग। तो टोटल मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, ठीक है। सबसे पहले आप जर्म स्ट्रैटेजी जो होती है ना वो आप स्टार्ट, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि जर्म स्ट्रैटेजी नहीं की ज़रूरत है आपको करने की, आप स्टार्ट करना इंग्लिश है। इंग्लिश सबसे पहले आपको आएगा तो इंग्लिश ही जल्दी से कर लेना, आपको लगभग 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, चाहे आपका कितना ही लेंदी हो, अगर आप 5 मिनट लगाओगे ढंग से, तब आपके 18 क्वेश्चन से लेकर के 20 क्वेश्चन बहुत ही ईजिली हो जाएंगे, 18 से 20। बचे हुए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लोज टेस्ट या पैराग्राफ जो भी अगर आपकी शिफ्ट में आएगा उसके लिए मैं आपको, वो आपका बचेगा और आपका 5 मिनट में 18 से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। वो आप क्या कर सकते हैं, आप बाद में कर सकते हैं, वरना जैसे आपका 5 मिनट हो जाए तो आप 1 से 2 मिनट लगा करके आप एक बार पढ़ सकते हैं उसको, और उसको करने की कोशिश कर सकते हैं। 5 में से डेफिनेटली आपके 3 क्वेश्चन तो वहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएंगे, तब भी आपका एक अच्छा अटैम्प्ट 18 19 और 30, फिर भी इंग्लिश में आपका 22 क्वेश्चन का अटैम्प्ट जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा 7 मिनट के अंदर। फिर आप जा सकते हैं जीके पे। जीके पे आपको बचे हुए यहाँ पर कितने मिनट है, यहाँ पर 3 से 4 मिनट लगाने जीके में, बस 3 से 4 मिनट जीके में लगाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर आपको आते होंगे तो आते होंगे, नहीं आते होंगे तो नहीं आते होंगे। जो भी कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट में आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप
चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बेसिक भी कोर सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं तभी आप ऑप्शन एलिमिनेशन से उसको कर लेंगे। तो इसलिए आपको 3 से 4 मिनट लगाने हैं। वन लाइनर जो आपको सबसे पहले दिखता जा रहा है, तो वन लाइनर आप पहले उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से 3 से 4 मिनट में आपका हो जाएगा। अब आप आ सकते हैं रीजनिंग पे, जो भी आपको यहाँ पर आपको 9 से 10 मिनट, 9 से 10 नहीं तो आपको बहुत ही हद से ज़्यादा आपको 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। बस 10 से 12 मिनट में आपको रीजनिंग के ईजिली आप 22 क्वेश्चन बना सकते हैं 10 से 12 मिनट के अंदर। फिर आप आएंगे मैथ्स में। मैथ्स के लिए आपको, अगर आप ऐसे फॉलो करते हैं तो 10 मिनट 12 मिनट करके आपको ईजिली 37 से 38 मिनट आपको मिल जाएगा। मतलब 36 से 37 मिनट तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा मैथ्स को करने के लिए। और इसमें से भी आप 20 मिनट के अंदर बहुत ही ईजिली आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जो आपके मतलब जो आसानी से हो जाएंगे, जिनमें कम कैलकुलेशन भी होगी। तो आप 20 में से 25 में से कितने बच गए? 25 में से आप ईजिली 17 क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं, ठीक है। ये 17 तो मैं बहुत ही कम नंबर लिख रहा हूँ, वरना आप ईजिली 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो आप 17 क्वेश्चन यहाँ बना लेंगे, तब भी आपके पास अच्छा खासा यहाँ पे 17 मिनट रह जाते हैं। अब इन 17 मिनट में से आप बाकी बचा हुआ टाइम मैथ्स को दे दीजिए। 7 मिनट भी अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग को दोनों को मिला, 7 मिनट भी अगर मैथ्स को भी दे दिए, तब भी आपको 10 मिनट बचेंगे रीजनिंग के बचे हुए क्वेश्चन करने के लिए। और रीजनिंग के बचे हुए क्वेश्चन में हार्डली आपको 2 मिनट लगेगा एक क्वेश्चन करने में, जो भी आपको छोटा हुआ है, ठीक है। तो फिर आप 2 मिनट यहाँ पे लगाओगे, और आप इंग्लिश में जो है बचा हुआ पैसेज करने के लिए आपको 3 से 4 मिनट आप लगा सकते हैं अच्छे से समझने के लिए कि आप सिमिलर ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप 3 से 4 मिनट अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आपका इंग्लिश का बचा हुआ क्वेश्चन हो जाएगा। मैं कहूँगा कि जीके में ज़्यादा तुक्के आप मत मारिएगा, कि आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि गट फीलिंग अंदर से आ रही है कि ऐसा क्वेश्चन ज़रूर मतलब ये आंसर होगा करके, तो आप ज़्यादा क्वेश्चन मत करके आइएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अगर अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। अगर आप एक अटैम्प्ट, अगर ये आपका सेकेंड अटैम्प्ट है, कम से कम अगर ये आपका सेकेंड अटैम्प्ट है, तो आप इजीली 10 क्वेश्चन तो पक्का कर ही सकते हो। 10 क्वेश्चन जीके में कितने भी हार्ड है कितने भी इजी है, आप 10 क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर सकते हो। और 10 क्वेश्चन एक अच्छा अटैम्प्ट माना जाता है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट ईजी आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन भी जीके में एक अच्छा अटैम्प्ट है। अगर आप ज़्यादा तुक्का मारना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप 15 मतलब 5 से ज़्यादा तुक्के ना मारें। अगर आप बस 5 से 6 तुक्के आप मार सकते हैं, ठीक है। 5 से 6 तुक्के में अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत है तो ओवरऑल कम ही नेगेटिव होंगे, तो आपको फिर भी 19 से 20 क्वेश्चन जीके में बन जाएंगे, और ये भी अच्छा स्कोर माना जाएगा जैसा कि पेपर आ रहा है। और इस बार जो भी जैसा कि नॉर्मलाइजेशन में के फॉर्मूले में जो भी चेंजेस हुए हैं उसको ले करके या कट ऑफ कम जा सकती है, तो ये भी अच्छा टाइम माना जाएगा, ठीक है। तो आप आई होप जो भी आपका जिसका भी अब आगे शिफ्ट में पेपर है वो आप अच्छे से पेपर करके आइएगा, ठीक है। और वहाँ पर जैसे आप अगर आपको इस बात में कोई भी कन्फ्यूजन हो कि सेंटर के अंदर क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, तो आप वहाँ पर वो माइक में बोलते रहते हैं कि माइक में बोल देंगे कि आपका ये अलाउड है। वैसे आपको बस एक आईडी प्रूफ, एक आईडी और आपका एडमिट कार्ड बस। और आपको अगर पैसे लेकर जाने हैं तो फिर वो आपके नोट्स होने चाहिए, मतलब नोट में, ठीक है, नोट होने चाहिए। सिक्के वहाँ पर नहीं अलाउड है, ना ही आपको बेल्ट अलाउड है, ना ही गले में कोई लॉकेट अलाउड है, ना ही पानी की बोतल तो शायद अलाउड है, लेकिन ज़रूरत है नहीं, अंदर पानी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आपको एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, और जो भी आपका, अगर आप जैकेट पहनकर जा रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप जैकेट पहनकर जा रहे हैं और जैकेट के यहाँ पर तो चैन हो गई, ठीक है, और आपका यहाँ पर अगर कोई फैशन के लिए उन्होंने कुछ लोहे का कुछ बांध रखा है ना, जैसे यहाँ पे आर लिखा रहता है अपना ब्रांड करके समथिंग, तो फिर वो आपको नहीं अलाउड होगी, तो आपको जैकेट वहाँ पर उतारनी पड़ेगी। तो आप नॉर्मल आपका स्वेट शर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ी सी गर्मी के लिए, क्योंकि सर्दी का मौसम तो है ही, तो आप इसलिए इसको अवॉइड करना। और जूते भी आप ज़्यादा मोटे मत पहन के आना, लेकिन वो उतार के चेक कर लेते हैं, फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए ही है, ठीक है। सो आई होप अब जिसका भी आगे वाली शिफ्ट में सेम सेंटर में पेपर है या फिर अलग अलग सेंटर में पेपर है, उन सब के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से पेपर करके आना, और आपने पूरे साल पढ़ाई करिए, आपका पेपर अच्छा ही जाएगा, ठीक है। ज़्यादा पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।